Hello everyone, I welcome you all in Vedantu Commerce channel and I am Dimple Tiwari, your economics master teacher. So आज की वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे? हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा तक कवर किया है। आज हम टेबुलेशन प्रेजेंटेशन यानी कि जो टेबुलर प्रेजेंटेशन आपका आई थिंक ये नंबर 5th चैप्टर है अकॉर्डिंग टू योर रेफरेंस बुक, तो उसको आज हम कवर करने वाले हैं। फर्स्टली हमने देखा कि डेटा को कलेक्ट कैसे किया जाता है। फिर हमने जो डेटा कलेक्ट किया है वो स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, यानी कि रॉ डेटा होता है, उसको समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो उसको हमने क्या किया, डेटा को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हमने तीनों सीरीज के बारे में देखा, क्लासिफिकेशंस देखे कि किस तरीके से ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन होता है, किस तरीके से क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन की हमने बात की है। और आज हम समझेंगे कि अगर डेटा को टेबुलर प्रेजेंट किया जाता है तो वो किस तरीके से हम करते हैं। ओके, सो before starting the video, I would say to everyone, do subscribe the channel, like the video and share with your friends and comment. If you have any problem, you just write in the comment section. I will take your doubts. So आज हम क्या क्या करेंगे, आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है करने का। हम करेंगे पहले कि टैबुलेशन का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे इनिशियली। देन हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं टैबुलेशन के वो क्या क्या है, मीनिंग देन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद में टू अंडरस्टैंड द रिक्विजिट्स ऑफ टैबुलेशन, यानी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं टैबुलेशन में करते समय, उसकी हम बात करेंगे। ऑल राइट, सो एवरी वन इज रेडी, जस्ट लेट मी नो वंस। टेल मी एवरी वन। सो एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की दृष्टि, कॉमर्स बैच 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज प्रॉपर इंग्लिश बैच फॉर कॉमर्स 2025, यानी ये जो सेशन है आपका 24-25 के लिए, ये उनके लिए है और ये प्रॉपर इंग्लिश बैच रहेगा। और इसमें जो फीचर्स होते हैं, जैसे लाइव क्लासेस प्रोवाइड करना बाय द मास्टर टीचर, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग आपको क्लासेस मिलती हैं, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं बाय द मास्टर टीचर, देन आपको ऑफलाइन सुपरविजन मिलता है एंड आपको रेगुलर असाइनमेंट चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा अच्छी हो। सिर्फ थ्योरी पार्ट नहीं चलेगा, आपके साथ उसके साथ में आपको असाइनमेंट भी दिए जाएंगे, चैप्टर टेस्ट भी दिए जाएंगे, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट हो पाए। अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको 50 ई बुक्स का और कॉन्सेप्ट वीडियोस का, और आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। सो दीज ऑल फीचर्स विल प्रोवाइड बाय दी वेदांतु। अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए, फॉर्म को फिल करिए और अपनी प्रिपरेशन को आज से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे प्रांशु, राघव, की कृति, सूर्याज और श्रेया, 100 इन्होंने, किसी बच्चे ने तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उन्होंने 100 आउट ऑफ 100 गेन किया है। लेकिन बाकी और बच्चों की मैं बात करूं तो 95% से ज़्यादा स्कोर करने वाले ये कुछ बच्चे हैं, बट बहुत से ऐसे बच्चे जिन्होंने उनसे ज़्यादा स्कोर किया है। तो आप भी वो नेक्स्ट स्टूडेंट हो सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और वेदांतु में आना पड़ेगा ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो पाए। तो हम इनिशियली देखने वाले हैं टैबुलर प्रेजेंटेशन में इंट्रोडक्शन पार्ट हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब इनिशियली हम देखते हैं, हमने देखा फर्स्ट चैप्टर में कलेक्शन ऑफ डेटा, फर्स्ट चैप्टर थर्ड था, बट किस तरीके से हमारा देखा ना, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म की हमने बात किया था। तो सिंगुलर में हम किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हैं, जिसमें हमने प्राइमरी डेटा देखा, सेकेंडरी डेटा भी हमने देखा क्या होता है, फिर हमने प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा किया। अब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमने क्या देखना है, हमने टैबुलर प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हमने आज देखना है। आज जो हम बात करेंगे वो किस पर करेंगे, आज जो हमारा डिस्कशन होगा, आज जो वीडियो आप देख रहे हैं वो बनेगा टैबुलर प्रेजेंटेशन पे। यानी 3 तरीके से डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, या तो टैबुलर फॉर्म में, यानी जिसका मतलब है टेबल फॉर्म में, या फिर डायग्रामेटिक फॉर्म में जो हम आगे देखेंगे, और ग्राफिकल फॉर्म में। 3
आपके डेटा को प्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। तो डेटा अगर टेक्सुअल है, टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ है इस तरीके से कि इन 2018 द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन कॉलेज वर 5000, यानी कि 2018 में टोटल एप्लीकेंट्स जो थे वो 5000 थे, आउट ऑफ विच 500 ऑप्टेड साइंस, जिनमें से 500 ने साइंस स्ट्रीम चूज कर लिया, 1500 ने ऑप्ट किया आर्ट्स सब्जेक्ट को, जबकि जो 3000 स्टूडेंट्स थे उन्होंने कॉमर्स लिया। क्लियर? यहाँ पर डेटा आपको टेक्सुअल फॉर्म में मिला है। अब इसी डेटा को समझना नॉर्मली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। गो थ्रू कंप्लीट टेक्स्ट। अब इसमें अगर आप फुल इंफॉर्मेशन इसकी अगर देना चाहें तो ये स्टेटमेंट और लंबी हो जाएगी कि इसमें इतने फीमेल हैं, इतनी मेल हैं, तो डेटा कैसा हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा समझने में। अब अगर इसी को मैं आपका टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं कि स्ट्रीम हमारी 3 होती हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास में थे 5000, ठीक है, जिसमें से 500 ने साइंस स्ट्रीम चूज किया, 1500 ने आर्ट स्ट्रीम चूज किया एंड 3000 ने आपका चूज किया कॉमर्स स्ट्रीम। तो टोटल हमारे 5000 हो गए। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा डेटा समझना ज्यादा आसान है, ये वाला या फिर जो यहाँ लिखा है वो, यानी टेक्सुअल फॉर्म वाला या फिर टेबुलर फॉर्म वाला। ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा डेटा समझना ज़्यादा इजी है। अब टैबुलेशन की बात करते हैं हम। इसमें क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है न्यूमेरिकल डेटा की। ये एक सिस्टमैटिक वे है ना कि एक सिस्टम हमको एक साइड में स्ट्रीम लिखा हुआ दिख रहा है, एक साइड में एप्लीकेंट्स लिखा हुआ दिख रहा है, तो दोनों को हम बहुत आसानी से समझ पा रहे हैं कि 3 तरीके की स्ट्रीम होती हैं, जिनमें से जो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उन्होंने ये स्ट्रीम चूज किया है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे है, कितने हैं, 5000। तो ये सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन हुआ ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। अब यहाँ पर आपके कुछ रोज हैं, ठीक है, कुछ कॉलम्स हैं। अब रोज कौन सी हैं, जैसे कि ये स्ट्रीम, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स। रोज जो होती हैं आपकी वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती हैं। कई बार क्या है, पता होगा आप लोगों को बट कंफ्यूज कर जाते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगी वो होंगी रोज, और जो वर्टिकल होंगी वो क्या होंगी, वो कॉलम्स होंगे। क्लियर है ना इतना? वर्टिकल होंगे वो कॉलम होंगे। अब यहाँ पर इतना स्ट्रीम चूज किया और इसके बाद में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे वो 500, 1500 सो ऑन, इतने थे। तो अब यहाँ पर हमने कन्वर्ट किया रोज में और कॉलम्स में। अब यहाँ पर रो हॉरिजॉन्टल होता है और कॉलम वर्टिकल होता है। देन इन द वर्ड ऑफ L.R. कॉर्नर, ये एक इकोनॉमिस्ट है, स्टैटिस्टिशियन है, टैबुलेशन में इन्वॉल्व होता है एक ऑर्डर और एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन, किसका, न्यूमेरिकल डेटा का, इन अ फॉर्म ऑफ डिजाइन टू एल्यूसिडेट द प्रॉब्लम अंडर कंस्ट्रक्शन। यानी जब बनाते हैं डेटा को हम, तो उसको एक प्रॉपर ऑर्डर और सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो डिजाइन जिस तरीके से किया गया है, डेटा को टेबल में कन्वर्ट किया गया है, वो हमारी प्रॉब्लम को कम करे, यानी समझना आसान करे, कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके सिंप्लिसिटी लेकर आए डेटा में, ताकि उसको हम अच्छे से समझ पाए। अब डेटा अगर आपका टेक्सुअल फॉर्म में लिखा है तो उसको पढ़ना, उसको समझना ज़्यादा डिफिकल्ट है। इतने टोटल थे, इतनों ने ये लिया। जब आप टेबल में देखते हो, टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, तो बहुत आसानी से समझ जाते हो और उसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, सिंप्लिसिटी होती है। आप एकदम ऑन एंड वन आए आप एक बार में समझ सकते हो कि ये डेटा क्या कहना चाह रहा है। अब आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है टेबुलेशन के, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है टेबुलेशन का, कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको सिंप्लीफाई करना, डेटा की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करके उसको सिंप्लीफाइड करना। अब जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स दिया गया एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, यहाँ पर फिर दिया है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टडीज, फिर गर्ल्स, बॉयज और टोटल। अब यहाँ पर फिर इसको सेग्रीगेट किया गया, अकाउंटेंसी में कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, इकोनॉमिक्स में पास फेल, मैथमेटिक्स में पास फेल और बिजनेस स्टडीज में पास फेल। इस तरीके से सेग्रीगेशन किया है।
अब आप बताइए इसी चीज को अगर स्टेटमेंट फॉर्म में दिया हो, टेक्सचुअल फॉर्म में दिया हो, तो कितने सारे नंबर्स हैं और उसके साथ में टेक्स्ट जो आएगा वो कितना कॉम्प्लिकेट करेंगे समझने के लिए। तो ये डेटा जो है वो इजीली समझ में आता है। पहले हमने क्लासिफाई कर लिया इसको ऑर्डरली रोज में और कॉलम्स में, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू इकोनोमाइज स्पेस, यानी टेक्सचुअल फॉर्म में स्पेस भी ज्यादा कवर होता है। अभी जो हमने पुराना डेटा देखा उसमें स्पेस जो है आपको कम लग रहा होगा, लेकिन वो डेटा भी तो लिमिटेड था। अगर अभी इस वाली चीज का डेटा आप बनाएंगे टेक्सचुअल फॉर्म में, आपका पूरा का पूरा एक पेज भर जाएगा उस प्रॉब्लम से। क्वेश्चन को जो आप मतलब जो स्टेटमेंट लिखोगे, जो आप टेक्सचुअल लिखोगे, टेक्स्ट लिखोगे, इतना सारा मेरे ख्याल से तो इनफैक्ट आपके 1.5 या फिर 2 पेजेस ऑक्यूपाई हो जाएंगे उसमें। तो यहाँ पर स्पेस ऑक्यूपेशन भी कम है, इसलिए बोलते हैं टू इकोनोमाइज स्पेस, यानी स्पेस भी कम कवर करता है। कंडेंस द डेटा विदाउट चेंजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, डेटा को कंडेंस करता है, छोटा करता है, और जबकि उसमें ये नहीं है कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट क्वालिटी इंक्रीज ही होती है। टैबुलर फॉर्म में आप कुछ प्रेजेंट करो और टेक्सचुअल फॉर्म में लिखो, टैबुलर फॉर्म में ज्यादा अच्छा लगता है प्रेजेंट करने में। तो क्वालिटी और क्वांटिटी इन दोनों में से भी कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। कंडेंस मतलब कॉम्पैक्ट, ठीक है। फिर है फेलिसिटेट कंपैरिजन, जैसे अब अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडीज। अब यहाँ पर हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं देख के कि जो गर्ल्स हैं वो सारी पास हैं अकाउंटेंसी में, इकोनॉमिक्स में भी, मैथमेटिक्स में और बिजनेस स्टडीज में गर्ल्स फेल हैं, और मतलब पास 58 है, 2 फेल हैं। तो एक कंपैरिजन आप देख पा रहे हो, उसके कंपैरिजन में हम देखते हैं अकाउंटेंसी में सिर्फ 50 लड़के पास हैं, 10 फेल हो गए। इकोनॉमिक्स में 60 स्टूडेंट्स पास हैं पूरे के पूरे। मैथमेटिक्स में 55 पास हैं और 5 स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो गए। बिजनेस स्टडीज में 59 नॉट स्टूडेंट्स, ये बॉयज की बात हो रही है, 59 पास हो गए बॉयज और एक बच्चा फेल हो गया, एक बॉय फेल हो गया। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं ना कि कौन से सब्जेक्ट में बॉयज का रेशियो ज्यादा है, किसमें गर्ल्स का रेशियो कम है, और उसकी हेल्प से हम ओवरऑल भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पर अकाउंटेंसी में टोटल 110 बच्चे फेल हुए हैं, 110 बच्चे पास हुए हैं और 10 है जो फेल हुए हैं। इकोनॉमिक्स में 120 में से 120 पास हो गए हैं और फेल एक भी नहीं है। मैथमेटिक्स में 103 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास हुए हैं और फेल हुए हैं 7 स्टूडेंट्स। पास होने वाले बिजनेस स्टडीज में 104 हैं और फेल होने वाले 6 हैं। अब आप ये कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा फेल हो रहे हैं। तो हम बता सकते हैं सबसे ज़्यादा फेल किस में हो रहे हैं, अकाउंट्स में हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना इजी टू कंपैरिजन है। अब यही टेक्सचुअल फॉर्म में लिखा होता तो कितना डिफिकल्ट हो जाता समझना। फिर गर्ल्स और बॉयज का जो सेग्रीगेशन है, पास फेल का सेग्रीगेशन है, ये जो आपके सब्जेक्ट्स वाइज है इसमें, तो ये क्या करता है, बहुत फेलिसिटेट करता है, बहुत मतलब इजी कर देता है कंपैरिजन को। फेलिसिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यानी ये हेल्प करता है डिफरेंट मेजर लाइक कि अगर हमें इसमें से एवरेज निकालना है, डिस्पर्जन निकालना है, कोरिलेशन निकालना है, तो कितनी आसानी से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हमको इसका एवरेज निकालना है कि एवरेजली कितने बच्चे पास हैं, निकाल पाएंगे हम। अगर हमको निकालना है कि इसमें डिस्पर्जन क्या होगा, कोरिलेशन क्या होगा, निकाल सकते हैं। ऑल्दो ये एवरेज, डिस्पर्जन और कोरिलेशन ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में सिलेबस में है, जब हम आगे के चैप्टर्स करेंगे तब ये वाले चैप्टर्स हमको करने पड़ेंगे। ओके, ये हम करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि ये सारे आपको मेजर्स करने होते हैं जब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हो तब, तो आपको टैबुलेशन फॉर्म में करना आसान हो जाता है। प्रोवाइड रेफरेंस कैन बी यूज्ड एज रेफरेंस फॉर फर्दर स्टडीज एज इन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट। अब आपके पास में ये डेटा रखा हुआ है, इसको आप किसी नेक्स्ट टाइम यूज करना चाहो तो इससे बहुत आसानी से रेफरेंस आप ले सकते हो, रेफरेंस लेकर और इसे समझ सकते हो। अब नेक्स्ट ईयर का जो आपका रिजल्ट आएगा, पुराने साल का रेफरेंस देखे कि हाँ इतना था, इसमें इस बार इस साल मुझे इसमें इतना इम्प्रूवमेंट करना है, अकाउंटेंसी में किस तरीके से बच्चों को और अच्छा करना है ना, जिस सब्जेक्ट में फेल है, तो इस पर हम काम कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव रहे। पहला हमने क्या देखा, सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा, देन इकोनोमाइज स्पेस, थर्ड फेलिसिटेट कंपैरिजन, फोर्थ
facilitate statistical analysis, and fifth is provide reference. So these were the few objectives of tabulation. ये objectives हैं, इसीलिए हम tabulation को use करते हैं. अब requisites देखते हैं जो बहुत important होते हैं एक अच्छी टेबल को बनाने के लिए. ठीक है, जैसे यहाँ आपको एक टेबल का फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है जिसमें टेबल नंबर 5.1 लिखा है. देन आपको एक टॉपिक दिया गया है लिटरेसी इन बिहार बाय जेंडर एंड लोकेशन. फिर ब्रैकेट में यहाँ नीचे इन परसेंटेज लिख दिया है. ओके, देन यहाँ लोकेशन लिखा गया है. फिर जेंडर जिसमें मेल और फीमेल करके सेग्रीगेट किया है. लोकेशन को रूरल अर्बन करके सेग्रीगेट किया है. फिर यहाँ टोटल है. देन यहाँ सोर्स नोट है जिसमें हमने बोला है कि ये डेटा हमने सेंसस ऑफ इंडिया से लिया है, प्रोविजनल पॉपुलेशन टोटल. अब ये नोट नीचे डाला है कि फिगर जो है वो राउंडेड है ऑफ 2 डेसिमल, यानी ये दिखा 57.70 लिखा है तो यहाँ पर 2 डेसिमल तक ही डिजिट को लिया गया है, इससे ज़्यादा नहीं लिया गया है. तो ये गुड टेबल है. बट आप यहाँ पर क्या समझो, इनको क्या क्या चीज़ें बोलते हैं. अब आप ये समझो, फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको टेबल नंबर ज़रूर देना होता है. जैसे जब भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अगर आपके पास में 3-4 आपने टेबल बनाए अलग अलग टॉपिक्स पर, आपने जो है टेबुलर प्रेजेंटेशन किया है, ठीक है, सब टॉपिक्स पर, तो उसमें आप क्या करोगे, जैसे एक आपने बनाया फर्स्ट, तो आपका जैसे 5th चैप्टर है तो आपने लिखा टेबल 5.1, आप क्या लिखो टेबल 5.1. तो इजीली जब हम कोई चीज़ एक्सप्लेनेशन में दे रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि आप टेबल 5.1 पे जाके देखिए, आपको समझ आएगा, या टेबल 5.2 5.7 पर जाके, तो आप इजीली जाओगे. अब यहाँ पर जब आपको पता ही नहीं है किस टेबल की बात हो रही है, 10 टेबल आपने बनाई है प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो डिफिकल्टी हो जाएगी. तो इसलिए आप पहले क्या करोगे, टेबल 5.1 मेंशन करोगे, यानी टेबल नंबर मेंशन करोगे. उसके बाद जैसे ये लिखा हुआ है ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, मतलब ये आपका टाइटल होगा. तो ये टाइटल आपका कैसा होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए और अपीलिंग होना चाहिए. कैसा होना चाहिए ये आपका टॉपिक, अट्रैक्टिव, और पूरे इसको जस्टिफाई कर रहा हो टेबल को कि आपने किस पर्पज से मंगाया बनाया हुआ है ये. ठीक है, उसके बाद में आपका इट शुड बी कॉम्पैक्ट, नाइदर टू स्मॉल नॉट टू बिग. और जो टाइटल होगा आपका, ठीक है, जो टाइटल होगा वो बहुत छोटा सा भी ना हो और बहुत बड़ा भी ना हो, इतना छोटा ना हो कि पूरी बात को एक्सप्लेन ही ना कर पाए. अब यहाँ लिखा है लिटरेसी इन बिहार बाय जेंडर एंड लोकेशन. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिटरेसी बता रहे हो बिहार की, जेंडर बेसिस पर और लोकेशन बेसिस पर. समझ में आ रहा है हमको, है ना. तो ज्यादा छोटा भी ना हो टाइटल और ज्यादा बड़ा भी ना हो, इजिली अंडरस्टैंडेबल हो. इट शुड ग्रैस्प द अटेंशन ऑफ द रीडर विदाउट एनी स्ट्रेन. तो टाइटल से हमको पूरे उसका एक कह सकते हो ओवरव्यू मिल जाए कि ये जो डेटा लिया गया है वो किस पर्पज से लिया गया है. तो आपको ये जो टाइटल दिख रहा है कि बिहार की लिटरेसी को जेंडर के थ्रू और लोकेशन के थ्रू यहाँ पर सेग्रीगेट किया जाएगा, इससे आप पता लगा सकते हो. फिर टाइटल ऑफ द कॉलम शुड बी रिटन इन बोल्ड लेटर्स. एक और चीज क्या ध्यान रखनी है कि जब भी आप टाइटल लिखोगे वो हमेशा बोल्ड लेटर में लिखा हुआ होना चाहिए. ठीक है, देख पा रहे हो आप कि बोल्ड में लिखा हुआ है. ओके, देन फिर है, आप देखो पहले हमने टाइटल लिखा, देन मैनेजेबल साइज, अट्रैक्टिव, स्पेशल एम्फेसिस, सूट द पर्पस. फिर क्या है, द टेबल शुड बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. आप जो टेबल बनाया है दैट इज वेरी ऑब्वियस कि टेबल जो बनाया है और आप जिस वजह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उसी का रिलेशन में होना चाहिए वो टेबल, यानी कोई भी टेबल आप बना दें. ठीक है, तो वो पर्पस जो है आपका वो सुटेबल होना चाहिए, तो उस तरीके से ही आप टाइटल को मेंशन करेंगे. देन सिंप्लिसिटी ऑब्वियसली रिक्वायर्ड है, तो आपका सिंपल होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, और बहुत अच्छे से आपका जो कॉम्प्रेंसिबल, आपका जो पूरा डेटा है उसको इजीली रेडिली, मतलब बहुत क्विकली समझ में आ जाए चीज़ों को. जैसे आप डेटा देखिए और डेटा के टाइटल को देखिए, आप तुरंत समझ जाए अच्छा इस पर्पज से ये डेटा बना हुआ है. ठीक है, टेबल बना हुआ है. देन कंपैरिजन ऑफ डेटा, आपका जो द डेटा है शुड बी प्लेस क्लोजली विद विच आर टू बी कंपेयर्ड. अब आपका जो डेटा इसमें लिया गया है वो इजीली कंपैरेबल हो, कंपैरेबल हो, आप आसानी से उसको देखकर कंपेयर कर पाए. कॉलम्स एंड रो शुड बी नंबर्ड. और आपके लिए जो फिर क्या कॉलम दिया हुआ है, ठीक है, ये रहा कॉलम जो वर्टिकल होता है, रोज दिया उसको आप प्रॉपर नंबर दें आप. ठीक है,
नंबर फॉर इजी रेफरेंस इफ देयर मेनी रोज एंड कॉलम्स, अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स हैं तो उसमें नंबरिंग मेंशन करें कि आप किसकी बात कर रहे हैं, समझ आएगा वो। फिर क्लियरिटी भी बहुत जरूरी है। इट शुड बी कंप्लीट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब खुद जो भी पढ़े उसको समझाना ना पड़े, वो खुद पढ़ के समझ जाए कि इसमें डेटा में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, अगर कोई साधारण व्यक्ति है, लेमेन, अगर लेमेन भी इसको समझने की कोशिश करता है, एक साधारण सा व्यक्ति, वो भी बहुत आसानी से समझ जाए डेटा को देख के, उसके लिए कोई सेकंड पर्सन ना हो कि उसे बैठ के समझाना पड़े इस डेटा में ये है, ये डेटा ये कहना चाहता है। ठीक है, तभी उसमें लिखा है लेमेन्स लैंग्वेज में होना चाहिए। फिर है देर आर डिफरेंट यूनिट्स फॉर डिफरेंट टर्म्स एक्सप्रेसिंग फॉर डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब आप डेटा जो दिखा रहे हो परसेंटेज में दिखा रहे हो, तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिखेंगे कि आपने जो भी डेटा मेंशन किया है वो परसेंट का है, तो आपको 57.70% मेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, तो ये चीज पूरे में जस्टिफाई होगी, पूरे में ये सब में एप्लीकेबल होगी। फिर सुटेबली अप्रोक्सीमेटेड, अब यहाँ पर लार्ज फिगर आर राउंडेड फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन, जैसे यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये फुटनोट बोला जाता है, इसे फुटनोट बोलते हैं। लास्ट में मतलब जो हमने डिजिट लिया है वो 2 डेसिमल तक ही लिया है, इसे आप लास्ट में क्लियर कर देंगे ताकि अच्छे से क्लियरली समझ में आ पाए। फिर उसके बाद में साइंटिफिकली प्रूवन, मतलब इट शुड बी प्रिपेयर्ड लॉजिकली, आपका डेटा लॉजिकली और सिस्टमैटिकली प्रूवन होना चाहिए। और जो एम्बिगिटी है, यानी कि कहीं पर कोई दो सेंस ना निकल रहे हो किसी चीज के, तो वो एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए डेटा। ठीक है ना, कि वो बहुत समझ में ही नहीं आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो उसके दो दो मीनिंग निकल रहे हैं, तीन तीन मीनिंग, तो किसी तरीके की कोई एम्बिगिटी ना हो, कोई आपका दोहरापन ना हो। सो ये कुछ रिक्विजिट्स हैं, जैसे कि टाइटल, साइज मैनेजेबल हो, अट्रैक्टिव हो एक टेबल, स्पेशल एम्पेसिस होना चाहिए, पर्पस सूट करना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, कंपैरिजन ऑफ डेटा, कॉलम्स एंड रो शुड बी नंबर्ड, क्लियरिटी हो, ठीक है, यूनिट्स प्रॉपरली दिए हो, किलोमीटर्स में दिखा रहे हो, परसेंट में दिखा रहे हो, जो भी आप मेजर कर रहे हो क्लियरली मेंशन हो, सुटेबल जो भी अप्रोक्सीमेशन है वो प्रॉपरली दिया हो, साइंटिफिकली प्रूवन हो। तो ये कुछ रिक्विजिट्स है, मत कुछ मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होती हैं while we are मेकिंग द टेबल। ऑल राइट, अब पार्ट्स ऑफ टेबल क्या क्या है, पार्ट्स ऑफ टेबल में क्या क्या चीजें आती हैं। पहला आता है टेबल नंबर, जो अभी मैंने आपको बताया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू आर मेकिंग द टेबल, यू शुड मेंशन द टेबल नंबर। ठीक है, टेबल 5.1 इज मेंशन हियर, अकॉर्डिंगली यू विल आल्सो डू दैट। अगर आपका कोई जो आप बना रहे हो, आपने डेटा में जो कलेक्ट किया है, इन्वेस्टिगेटर उसको इन्वेस्टिगेशन को 5 या 4 पार्ट में डिवाइड करता है, उसको चैप्टर नेम देता है, उसी के अकॉर्डिंग आप मेंशन करोगे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है तो इसका 1.1 हो जाएगा, सेकंड है तो 2.1 हो जाएगा, अगर थर्ड टेबल है तो 2.3 हो जाएगा, अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेंशन इट। देन ऑन द टॉप एट द बिगनिंग एंड इजी आइडेंटिफिकेशन, ये सबसे ऊपर होता है और आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। फिर है टाइटल, अब टाइटल आपका बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही अपीलिंग होना चाहिए, बात हमने करी है कि देख के टाइटल को समझ में आ जाए कि ये टाइटल क्या बोलना चाह रहा है इस डेटा के थ्रू। फिर आपका आता है कैप्शन, कैप्शन का मतलब है कॉलम हेडिंग। ठीक है, जैसे लोकेशन, रूरल, लोकेशन है, कैप्शन है, फिर रूरल और अर्बन ये आपका सब हेडिंग है। ठीक है, सब कॉलम हेडिंग है ये। ओके, तो आपका जो कॉलम हेडिंग होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्शन बोलते हैं, इसे आप याद रखेंगे, कॉलम हेडिंग को कैप्शन बोलेंगे। अब ये आपका बिल्कुल टॉप पर होता है, ऑन द टॉप ऑफ ईच कॉलम रेफरिंग द हेडिंग ऑफ वर्टिकल कॉलम्स, यानी आप जो भी वर्टिकली चीजें प्रेजेंट करिए उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, जैसे लोकेशन में रूरल, अर्बन, ये सारी चीजें क्या है, ये आपका एक कॉलम ही है, आपका कॉलम हेडिंग है यानी कैप्शन। देन रो हेडिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टब बोलते हैं। रो हेडिंग में हमने इस तरीके से डिवाइड किया है, जेंडर, ठीक है, और ये आपका एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा लेटा हुआ, और कॉलम कैसा होगा, वर्टिकल खड़ा हुआ। और स्टब एंट्रीज जो हम करेंगे, जैसे जेंडर में मेल और फीमेल, फिर हमने इस तरीके से नंबर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर इसको स्टब एंट्रीज बोला जाएगा, यानी रो एंट्रीज को स्टब एंट्रीज बोलते हैं और रो हेडिंग को स्टब बोलेंगे सिर्फ।
तो ये आपका क्या हुआ, बीच का जितना दिया हुआ है डेटा, इसको हम बोलते हैं बॉडी, बॉडी ऑफ द टेबल। फिर अरेंजमेंट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन रोज एंड कॉलम, फिर आप हमने डेटा को हम कॉलम में और रोज में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे प्रॉपरली। चलिए अब इसके बाद में क्या आता है, हेड नोट। अब देखिए यहाँ हेड नोट लिखा हुआ है। हेड नोट का मतलब कि हम जो भी डेटा दे रहे हैं वो परसेंट में दे रहे हैं, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया। अब हर एक बॉडी ऑफ द टेबल में आपको मेंशन नहीं करना है कि परसेंटेज परसेंटेज 57.7%, देयर इज नो नीड टू मेंशन इट। व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी मेंशन ऑन द हेड नोट, सो वो सब पर ही एप्लीकेबल हो जाएगा, टोटल नंबर तक। फिर ये क्या है, कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड एक्सप्रेस न्यूमेरिकल डेटा, यानी एक कॉमन यूनिट आपकी यूज हो रही है तो आपको हेड नोट पर मेंशन कर देना है। फिर है आता सोर्स नोट। इसका क्या मतलब है कि जो डेटा मैंने लिया है वो कहाँ से लिया है। अब ये डेटा मान लीजिए जो बिहार का जेंडर है, लोकेशन है, ये मैंने डेटा उठाया है सेंसस ऑफ इंडिया से 2001, यानी 2001 में सेंसस ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया था। ये सारा डेटा वही पब्लिश करती है सेंसस ऑफ इंडिया, तो मैंने वहां से ये डेटा लिया। तो डेटा मैंने कहाँ से लिया है वो मुझे मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा करने से क्या एक बेनिफिट मिल जाता है, एक तो ये कि हमारा कहीं से हम अगर डेटा लेते हैं तो हमको मेंशन करना चाहिए वो चीज़। दूसरी ये कि जब डेटा हम लेते हैं तो इससे और पॉपुलैरिटी भी होती है उस पर्सन की या उस क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट की जहाँ से हमने डेटा लिया है। फिर उसके थ्रू लोग जाकर वहाँ पर अगर यहाँ थोड़ा सा उनको इन्फॉर्मेशन मिली है, वो जाकर उस वेबसाइट पर या उसके थ्रू वो बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। एक ये बेनिफिट हो जाता है। फिर रिलायबिलिटी ऑफ डेटा एंड गिव्स क्रेडिट टू द सोर्स। अब डेटा की रिलायबिल, अब मैंने कहाँ से डेटा लिया, कोई सोचेगा नहीं डेटा गलत भी तो हो सकता है, लेकिन मैंने मेंशन किया है कि मैंने सेंसस ऑफ इंडिया से लिया हुआ है डेटा 2001 के, मतलब 11 जो भी आप जहाँ से भी ले रहे हो, तो एक रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, लोग विश्वास करना शुरू कर देंगे कि अच्छा तो फिर डेटा गलत नहीं हो सकता। और दूसरा क्या होगा कि उस डेटा को जहाँ से हमने डेटा कलेक्ट किया उसको भी क्रेडिट मिलेगा कि हमने इससे लिया हुआ है। वो आपका कोई गवर्नमेंट भी हो सकता है, कोई प्राइवेटली भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से लिया है। फिर आता है फुट नोट। अब फुट नोट में क्या है, ये क्लेरिफाई करता है कोई एक्सेप्शन अगर है या कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस अगर हैं तो वो डेटा को कैसे इफेक्ट करेंगे। हम डेटा मैंने 2 डिजिट तक लिया है, या मैं लिख दूं मैंने राउंड ऑफ किया है 57.70 को, 57.70 को मैं 60 भी लिख दूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या 58 लिख दूं, तो मैं यहाँ लिखती मैं राउंड ऑफ करके साथ फुट नोट में लिख दी कि मैं राउंड ऑफ करके सारी चीजें लिख रही हूँ, तो ये भी चीज क्लियर हो जाती है। तो जो भी मैंने किया है इसमें माइनर चेंजेस हैं उसको मैं स्पेसिफाई कर दूं फुट नोट में, तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मेंशन करते हैं इसे। तो हमने देख लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है पार्ट ऑफ द टेबल में, टेबल नंबर, टाइटल, ठीक है, फर्स्ट क्या इंपॉर्टेंट हुआ, टेबल नंबर, देन सेकंड टाइटल हमको देखना है, थर्ड फुट नोट हमको देखना है, उसके बाद में फोर्थ कैप्शन हेडिंग, ठीक है, फिर आपका रो हेडिंग जिसे हम स्टब बोलते हैं, ये हो गया हमारा नंबर 5, ठीक है, स्टब। फिर आपका हो जाएगा हाँ स्टब एंट्रीज 6, इसको मैं 6 नंबर दे देती हूँ, ठीक है। फिर रो का टोटल आप कर लेंगे, देन आपका हो जाएगा 7 सोर्स नोट, 8 हो जाएगा फुट नोट, ये हमारा कॉलम का टोटल 8 मेंशन कर देते हैं। कॉलम का टोटल हमारा यहाँ लास्ट में होगा, रो का टोटल हमारा वर्टिकली लास्ट में होगा, ठीक है, सॉरी हॉरिजॉन्टली लास्ट में होगा रो का टोटल, वर्टिकली होगा कॉलम का टोटल। तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट रिक्विजिट्स व्हाइल वी आर मेकिंग द टेबल, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है, यानी जब टेबल को हम बनाते हैं तो इन चीजों को हमको ध्यान रखना होता है, तब हम टेबल को बनाएं, यानी हमारी टेबल प्रेजेंटेशन तब अच्छी और रिलायबल, ऑथेंटिक, अट्रैक्टिव मानी जाएगी जब हम इन सारे पार्ट्स का ध्यान रखेंगे। ये आपका एक फॉर्मेट है कि जब आप टेबल बनाने जाएं तो आपको ये फॉर्मेट लेना है। इसमें से कैप्शन हेडिंग जो है उसमें सब हेडिंग इंक्रीज हो सकती हैं, ठीक है, रो एंट्रीज भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती हैं, बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर भर घट सकता है, लेकिन आपका टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, स्टब, कॉलम हेडिंग, सोर्स नोट, फुट नोट, टोटल रोज, टोटल कॉलम, ये तो रिक्वायर्ड है, ये तो आपको करना ही पड़ेगा।
तो आप इस तरीके से अगर टेबल को बनाएंगे, ये फॉर्मेट लेके बनाएंगे, तो ये टेबल, योर फॉर्मेट सॉरी योर टेबल विल लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव। ओके, सो हमने देख लिया टैबुलेशन का मीनिंग भी, ऑब्जेक्टिव और रिक्विजिट्स ऑफ टैबुलेशन। तो ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी टैबुलेशन में। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ टैबुलेशन। टैबुलेशन चैप्टर में जितना मैंने आपको आज बताया है ये इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा आप कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। इतने में ही से आपका एग्जाम में आने वाला है, और सबसे ज्यादा जो आएगा वो आएगा पार्ट्स ऑफ द टेबल में से आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो। So thank you so much everyone for watching the video, and do subscribe the channel. Don't forget to like it, share it, and you can also comment it. So we will meet in the next video with a new topic. Till then, keep learning and keep practicing.